लखनऊ की गलियों की बात ही कुछ और है ना? चौक का वो पुराना माहौल। लेकिन आज हम जिस कहानी में झांक रहे हैं वो लखनऊ की गलियों के पीछे छिपी एक अलग, थोड़ी अंधेरी दुनिया की है। कहानी है लखनऊ का शैडो मर्चेंट। जी। सोचिए, एक व्यापारी है राजीव सिंह। अब ऊपर से देखें तो लगता है कि कपड़ों और मसालों का सीधा साधा कारोबारी होगा। हाँ, बिल्कुल आम व्यापारी जैसा। मगर जैसा अक्सर कहानियों में होता है और कभी-कभी असल जिंदगी में भी, जो दिखता है वो शायद पूरा सच नहीं होता। सही कहा, परतें होती हैं। हमारे पास जो ये कहानी है वो इसी राजीव सिंह के कारनामों का एक तरह से कच्चा चिट्ठा है। काल्पनिक है हाँ, पर इसमें अपराध की ऐसी परतें हैं जो सोचने पे मजबूर कर देती हैं। आज हम इसी कहानी के ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे एक शख्स मतलब अपराध के जाल में उलझता गया और कानून की नजर में उसके कामों का क्या मतलब निकलता है। जी, ये देखना दिलचस्प होगा कि कहानी में कानूनी पहलू कैसे बुने गए हैं। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं, देखते हैं कि सतह के नीचे क्या छिपा है। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत में ही पता चलता है कि राजीव का ये जो कपड़ों और मसालों का धंधा था वो महज एक पर्दा था। अच्छा, सिर्फ दिखावा? हाँ, असली कहानी तो कुछ और ही थी। जालसाजी, धमकियां, गैर कानूनी काम, ये सब चल रहा था। तो ये शुरुआत कैसे पता चली, मतलब कहानी में? ये पर्दा उठता है पुलिस की पहली बड़ी रेड से, और अंदाजा लगाइए वहां क्या मिलता है। कुछ गैर कानूनी सामान, नकली सरकारी मोहरें और स्टैंप। ओहो, नकली सरकारी स्टैंप, ये तो गंभीर मामला है। हाँ, ये सुनकर लगता है कि ये तो बस शुरुआत है किसी बड़ी चीज की। बिल्कुल, ये महज कुछ नकली स्टैंप मिलना नहीं है, कानून इसे बहुत गंभीरता से लेता है। कहानी भारतीय दंड संहिता की धारा 255 का इशारा करती है। धारा 255? जी, सरकारी स्टैंप का कूटकरण। आसान भाषा में कहें तो सरकारी स्टैंप की नकल बनाना। हाँ, पर ये इतना गंभीर क्यों है? मेरा मतलब आखिर स्टैंप ही तो है। देखिए, सरकारी स्टैंप या मुहर सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, वो सरकार के भरोसे और अधिकार का प्रतीक है। अगर इन्हें ही नकली बनाया जाने लगे तो फिर किस दस्तावेज पर भरोसा रहेगा? बात तो सही है। व्यापार, लेन देन, सरकारी कामकाज सब गड़बड़ा सकता है। इसीलिए इसकी सजा इतनी सख्त रखी गई है, आजीवन कारावास या फिर 10 साल तक की कैद और जुर्माना। ये राज्य की प्रामाणिकता पर सीधा हमला है। समझ गया, ये सिर्फ धोखाधड़ी नहीं, ये तो पूरे सिस्टम पर सवाल उठाने जैसा है। बिल्कुल। और कहानी बताती है कि ये तो सिर्फ एक कोना था, उसके पास से फर्जी जमीन के कागज भी मिले। ओहो, जमीन के फर्जी कागज? हाँ, यानी मामला सिर्फ सरकारी प्रतीकों तक नहीं था, लोगों की जमीन जायदाद हड़पने का भी लगता है पूरा प्लान था। सही। ये कहानी हमें धारा 467 की तरफ ले जाती है। मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत या किसी की प्रॉपर्टी के अधिकारों से जुड़े दस्तावेजों की जालसाजी। अच्छा, 467। हाँ, ये वो कागजात हैं जिनसे किसी की जिंदगी भर की कमाई जुड़ी होती है, किसी का हक जुड़ा होता है। इनकी जालसाजी करना मतलब आप समझ सकते हैं किसी की पूरी दुनिया उजाड़ देना। इसीलिए इसकी सजा भी धारा 255 जितनी ही गंभीर है, आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। कहानी में आगे पता चलता है कि उसके ठिकाने से नकली भारतीय सिक्के बनाने का सामान भी मिला। क्या, नकली सिक्के? हाँ, ये तो हद ही हो गई। स्टैम्प, दस्तावेज और अब सीधी करेंसी। हाँ, ये तो अपराध की गंभीरता के शिखर जैसा है। कहानी धारा 232 का जिक्र करती है। भारत 232? जी, भारतीय सिक्के का कूटकरण यानी नकली सिक्के बनाना। इसे देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला माना जाता है। अच्छा। सोचिए, अगर बाजार में नकली सिक्के घूमने लगे तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, लोगों का पैसे पर से भरोसा उठ जाएगा, पूरी आर्थिक व्यवस्था चरमरा सकती है। ये तो बहुत खतरनाक है। इसीलिए इसकी सजा भी उतनी ही कठोर है, आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना। ये दिखाता है कि राजीव सिंह जैसे किरदार सिर्फ अपना फायदा नहीं देख रहे हैं, वो तो एक तरह से पूरे देश की नींव को खोखला करने का काम कर रहे हैं। और इन सब नकली चीजों को जाहिर है असली बताकर इस्तेमाल भी तो कर रहा होगा वो। कहानी में जिक्र है कि नकली पासपोर्ट और पहचान पत्र भी मिले। बिल्कुल। वो तो उन्हें असली की तरह पेश करता था, जैसा कहानी बताती है। तो वो भी अपराध है? बिल्कुल, ये अपने आप में एक और अपराध है। कहानी इसे धारा 471 के तहत बताती है।
कूटरचित दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग में लाना। मतलब नकली को असली बताना। हाँ, जानते हुए कि कोई दस्तावेज नकली है उसे असली बताकर इस्तेमाल करना। इसकी सजा उतनी ही होती है जितनी उस दस्तावेज को बनाने की होती है। अच्छा, तो अगर नकली पासपोर्ट या जमीन के कागज इस्तेमाल किए तो सजा धारा 467 वाली ही हो सकती है, यानी आजीवन कारावास तक। ये सिर्फ धोखाधड़ी नहीं है, ये पहचान की चोरी है और कई बार तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला भी बन सकता है। बाप रे! तो मतलब एक तरफ सरकारी प्रतीकों पर हमला, दूसरी तरफ आम लोगों की संपत्ति हड़पना और तीसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था और पहचान पर चोट। ये तो अपराधों का एक पूरा नेटवर्क लगता है जो उसने अपने फायदे के लिए बुना था। बिल्कुल, ये कहानी यही दिखाती है कि कैसे आर्थिक अपराध अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। स्टैंप से शुरू करके करेंसी तक पहुंचना, ये लालच के बढ़ते जाने का एक साफ संकेत है। लेकिन कहानी का सिरा सिर्फ आर्थिक अपराधों तक ही सीमित नहीं है। एक और बेहद परेशान करने वाला पहलू है उसका अपने मजदूरों के साथ बर्ताव, खासकर बच्चों के साथ। हाँ, क्या था उसमें? कहानी बताती है कि वो उनसे जबरदस्ती अपने कारखाने में काम करवाता था। ओह, जबरदस्ती काम। ये हाँ, और ये पहलू कहानी को आर्थिक अपराध से आगे ले जाकर मानवाधिकारों के उल्लंघन तक पहुंचाता है। इसे कानून की भाषा में धारा 374 कहते हैं, गैर कानूनी अनिवार्य श्रम। अच्छा, 374। जी, किसी से जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ काम करवाना। भले ही इसकी सजा तुलनात्मक रूप से कम लगे, 1 साल तक की कैद और जुर्माना, लेकिन ये किसी इंसान की बुनियादी आजादी छीनने जैसा है। और कहानी ये भी बताती है कि अगर कोई मजदूर आवाज उठाने की कोशिश करता तो क्या होता था? उसके साथ गाली गलौच और मारपीट आम बात थी। अच्छा, यानी हिंसा भी। ये उसके हिंसक बर्ताव को दिखाता है। बिना किसी उकसावे के हमला करना या बल प्रयोग करना, इसे धारा 352 के तहत अपराध माना गया है। 352? हाँ, सजा 3 महीने तक और जुर्माना। ये सजा भले छोटी लगे, पर ये एक पैटर्न दिखाता है कि वो शक्ति का दुरुपयोग करके लोगों को दबा रहा था। लेकिन कहानी में इससे भी कहीं ज्यादा भयानक घटना का जिक्र है। वो क्या? एक नाबालिग लड़के को अगवा करके उसे गुलाम की तरह रखना। क्या? गुलाम बनाकर? हाँ, ये सुनकर तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बहुत ही संगीन, बहुत ही घिनौना अपराध है। कहानी से धारा 367 के तहत रखती है। धारा 367? जी, किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने या दास्ता के अधीन करने, मतलब गुलाम बनाने, या उसकी प्रकृति विरुद्ध काम वासना की पूर्ति के इरादे से उसका अपहरण करना, गुलाम बनाकर रखना, ये शब्द ही अपने आप में मानवता पर कलंक है। सही कहा। इसकी सजा 10 साल तक की कैद और जुर्माना है। और सच कहूं तो ये सजा भी इस अपराध की भयावहता के सामने कम लगती है। ये किसी की आजादी, गरिमा, बचपन, सब कुछ छीन लेने वाला अपराध है। यानी एक तरफ वो पैसे और सिस्टम से खेल रहा था और दूसरी तरफ इंसानों, खासकर कमजोर लोगों की जिंदगियों से। ये दोहरा चरित्र वाकई डरावना है। और ये दोहरा चरित्र यही नहीं रुकता। कहानी बताती है कि जब चुनाव का समय आता, हाँ, तब क्या? तब राजीव सिंह का एक और रूप सामने आता था, राजनीति में दखल देने वाला। अच्छा, कैसे? कहानी कहती है कि वो वोटरों पर दबाव डालता था, धमकाता था। इसे चुनावी कदाचार कहते हैं। कानून में इसके लिए धारा 171C है, चुनावों में अनुचित प्रभाव डालना। 171C? जी, यानी किसी वोटर या उम्मीदवार को डरा धमकाकर या किसी और गलत तरीके से उसके वोट देने या चुनाव लड़ने के अधिकार में दखल देना। ये लोकतंत्र की जड़ पर हमला है। सही बात है। इसकी सजा 1 साल तक की कैद और जुर्माना है। और सिर्फ डराना धमकाना ही नहीं, कहानी के मुताबिक वो वोटों के लिए रिश्वत भी देता था। रिश्वत भी? हाँ, पैसा या दूसरा लालच देकर वोट खरीदना। ये एक और चुनावी अपराध है, धारा 171E, रिश्वतखोरी। वोट देने या न देने के लिए किसी भी तरह का इनाम देना या लेना, दोनों ही अपराध हैं। अच्छा, लेना भी अपराध है? जी हाँ, सजा वही 1 साल तक और जुर्माना। सोचिए, अगर वोट खरीदे बेचे जाने लगे तो फिर चुनाव का मतलब ही क्या रह जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये तो सीधे सीधे निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत को खत्म करने की कोशिश है। एकदम। कहानी में ये भी था कि वो अफवाहें फैलाता था, शायद माहौल खराब करने या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए। बिल्कुल। स्रोत में विशिष्ट धारा नहीं है, पर झूठी अफवाहें फैलाना,
खासकर अगर उनसे नफरत फैलती है या शांति भंग होती है, तो आईपीसी की दूसरी धाराओं जैसे 153A या 505 उनके तहत भी दंडनीय हो सकता है। ये चुनावी प्रक्रिया को जहरीला बनाने का एक और तरीका है। और जब लोग उसके खिलाफ खड़े होने लगे, मतलब गवाह सामने आने लगे, तब क्या किया उसने? कहानी बताती है कि उसने उन्हें और उनके परिवारों को धमकाया, उनके घरों को नुकसान पहुंचाया। ओहो, गवाहों को धमकाना, ये तो न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने की सीधी कोशिश है। कहानी इसे धारा 440 के तहत रखती है। धारा 440? जी, मृत्यु या चोट पहुंचाने की तैयारी के साथ शरारत या रिश्ती करना, मतलब किसी को डराने या चोट पहुंचाने की पूरी तैयारी के साथ उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। मकसद साफ होता है, गवाहों को चुप कराना, सच को दबाना। इसकी सजा 5 साल तक की कैद और जुर्माना है। ये तो हद है। मतलब वो कानून तोड़ने के साथ साथ कानून को अपना काम करने से भी रोक रहा था। बिल्कुल। और जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो भागने की भी कोशिश की। कहानी में ये भी है। हाँ, ये उसके कानून के प्रति अनादर को और पुख्ता करता है। कानूनन पकड़े जाने पर भागने की कोशिश करना या विरोध करना भी अपराध है। धारा 224। अच्छा। भागने की कोशिश भी अपराध है जी। इसकी सजा 2 साल तक हो सकती है। अच्छा। इन सब के अलावा कहानी में एक और चौंकाने वाली बात थी। उसके गोदाम से मिली चीजें। गोदाम से क्या मिला? जहरीले रसायनों से मिलावटी तेल। हाँ। और नकली दवाइयां। क्या? मिलावटी तेल और नकली दवाइयां? ये तो सीधे लोगों की जान से खिलवाड़ है। हाँ, बिल्कुल। निश्चित रूप से ये जन स्वास्थ्य पर सीधा हमला है। कहानी यहाँ 2 धाराओं का जिक्र करती है। धारा 272 यानी खाने पीने की चीजों में हानिकारक मिलावट करना, और धारा 273 यानी ऐसी मिलावटी और नुकसानदेह चीजों को बेचना। दोनों की सजा 6 महीने तक और जुर्माना है। कहानी ये भी बताती है कि इस मिलावटी तेल से गांव के लोग बीमार पड़ गए। हाँ, ये तो होना ही था। ये दिखाता है कि ऐसे अपराधों का असर कितना सीधा और खतरनाक हो सकता है। और लालच की जैसे कोई सीमा ही नहीं थी। कहानी के मुताबिक उसने गांव की सार्वजनिक नहर और सड़क पर कब्जा करके पानी रोक दिया। नहर और सड़क पर कब्जा? हाँ, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। ओह, ये सार्वजनिक संसाधनों पर कब्जा और उन्हें नुकसान पहुंचाना है। इसे धारा 431 के तहत अपराध माना गया है। धारा 431? जी। लोग सड़क, पुल, नदी या नहर को नुकसान पहुंचाकर शरारत करना। पानी, सड़कें, ये तो सबकी जरूरतें हैं। इन्हें रोकना या नुकसान पहुंचाना मतलब पूरे समाज को नुकसान पहुंचाना है। सही बात है। इसकी सजा 5 साल तक और जुर्माना है। ये दिखाता है कि उसका लालच सिर्फ पैसों तक नहीं था, बल्कि लोगों के जीवन यापन के साधनों तक पहुंच गया था। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, नकली स्टैंप, जाली दस्तावेज, नकली सिक्के, फिर जबरन मजदूरी, मारपीट, अपहरण, गुलामी, फिर चुनावी धांधली, रिश्वतखोरी, मिलावट, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा, गवाहों को धमकी, पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश, बाप रे, ये तो अपराधों की एक पूरी फहरिस्त है। कहानी में करीब 20 अलग-अलग अपराधों का जिक्र है। बिल्कुल। और हर अपराध की अपनी कहानी है, अपनी गंभीरता है, अपनी सजा है, कुछ महीनों से लेकर आजीवन कारावास तक। ये काल्पनिक कहानी एक तरह से आईना दिखाती है कि कैसे लालच और ताकत की भूख एक इंसान को अपराध के दलदल में इतना गहरा ढकेल सकती है। और साथ ही ये भी दिखाती है कि हमारा कानून कितना विस्तृत है। उसने समाज के लगभग हर पहलू, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत आजादी, लोकतंत्र, न्याय, इन सब को सुरक्षित रखने के लिए अलग-अलग प्रावधान बनाए हैं। कहानी का अंत भी शायद यही कहता है कि भले ही किरदार काल्पनिक हो, पर कानून की पकड़ बहुत लंबी होती है। गांव वाले सिहर उठते हैं और लखनऊ की जनता कहती है, लॉ मतलब कानून, उसके सामने हर गुनाहगार छोटा पड़ जाता है। हाँ, ये कहानी एक तरह से कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत को ही रेखांकित करती है। भले ही देर हो, पर अंततः हिसाब होता है। तो आज हमने लखनऊ के शैडो मर्चेंट की इस काल्पनिक कहानी के जरिए अपराधों के एक जटिल जाल को समझने की कोशिश की। जी। देखा कि कैसे एक बाहर से सामान्य दिखने वाला व्यापारी अंदर से कितने तरह के अपराधों में लिप्त हो सकता था, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक और व्यवस्था के खिलाफ भी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। ये तो एक काल्पनिक कहानी थी,
पर अगर हम असल दुनिया को देखें तो संगठित अपराध इसी तरह चुपचाप कितने अदृश्य तरीकों से हमारे समाज, हमारे व्यापार, राजनीति और यहां तक कि रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता होगा। ये बहुत जरूरी सवाल है। और क्या हमारा मौजूदा कानूनी ढांचा इन छिपे हुए जटिल नेटवर्क से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है? ये सवाल हमें इस कहानी से आगे सोचने पर मजबूर करता है। इसके बारे में सोचना वाकई जरूरी है।